नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से ओरिजिन एजुकेशन हब चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम कल पढ़ रहे थे आवश्यक पोषक तत्व, और इसमें हमने काफ़ी इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किया था। मैं एक बार थोड़ा सा वापस रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि वो आज के चैप्टर से, आज के क्लास से जुड़ा हुआ है। जैसा कि हमने कल बताया था कि आवश्यक पोषक तत्वों का पौधों में चालकता के आधार पर वर्गीकरण। जैसा कि बेटा इसका ये जो वर्गीकरण था ये 4 प्रकार से था जो हमने पढ़ा था। मैं एक बार शॉर्टली इसको वापस रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, अधिक चालक थे, कम चालक, मध्यम चालक और अचालक। बेटा यहाँ पे आपको मैंने बताया था कुछ इनके एग्जाम्पल थे, वो आपको बिल्कुल याद करने हैं क्योंकि वो याद करेंगे तभी आपको आगे की क्लास समझ में आएगी। देखिए, ये थे अधिक चालक थे NPK, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम। ये आपके 5 न्यूट्रिएंट्स थे जो पौधे में अधिक चालक थे। ये पौधे में चलकर कहाँ जा रहे थे? ऊपर के पार्ट में, इसलिए इसकी कमी कहाँ रही थी? सबसे नीचे पुरानी वाली पत्ती में। कम चालक है वो बेटा थे फेरस, मैग्नीज, कॉपर और सल्फर। ये 4 न्यूट्रिएंट्स आपके पौधे में कम चालक थे। और जिंक है, ये बेटा पौधे में मध्यम चालक है। जो अचालक था वो था कैल्शियम एंड बोरोन। अब देखिए, ये आपके न्यूट्रिएंट्स हो गए जो पौधों में चालकता के आधार पर वर्गीकरण है। इसी प्रकार एक क्लासिफिकेशन था जो मृदा में था, तो मैं आपको इसको यहाँ लिख देता हूँ। मृदा में चालकता के आधार पर वर्गीकरण। देखिए, दोनों जुड़े हुए हैं आपस में वर्गीकरण। क्वेश्चन कैसे आता है उसको आप देखना। ये था अधिक चालक, कम चालक और अचालक। हमने कल देखा था अधिक चालक में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स थे। वो थे जितने भी माइनस वाले थे, नाइट्रेट था, सल्फेट था, आपका मोलिब्डेनम था, बोरोन था और क्लोरीन था। ये जो न्यूट्रिएंट्स थे ये आपके पौधे में बेटा क्या थे? अधिक चालक, सभी माइनस वाला। और एक था आपका मैग्नीज +2। कम चालक में जितने प्लस वाले थे, मैं नाम ले रहा हूँ, अमोनियम NH4+, आपका पोटेशियम प्लस, मैग्नीशियम +2, आपका फेरस था, कॉपर था, निकिल था। ये बेटा आपके प्लस वाले को क्या थे? मृदा में कम चालक थे। और फॉस्फोरस और जिंक ये मृदा में बेटा अचालक थे। अब इन दोनों क्लासिफिकेशन को आप ध्यान से देखिए। ये मृदा में चालकता के आधार पर 3 भागों में इसका क्लासिफिकेशन था। अधिक चालक में सभी माइनस वाले थे, क्योंकि मैंने कहा था मृदा पे जो हमारी मृदा है, मृदा इसका फॉर्मूला होता है SiO2, जिसके ऊपर माइनस चार्ज था। तो माइनस चार्ज हमारी मृदा पर है, इसलिए जितने भी माइनस वाले हैं उनको यदि हम मृदा में डालेंगे तो सभी में, दोनों में रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा और उसको मृदा दूर भगाएगी। इसलिए वो क्या हो गए? अधिक चालक हो गए। आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है दोनों क्लासिफिकेशन को जोड़ के क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन जैसे आ गया, ऐसा कौन सा पोषक तत्व है, ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो मृदा में भी अधिक चालक, जो मृदा में भी अधिक चालक और पौधों में भी अधिक चालक होता है? तो आप देखो, मृदा में नाइट्रेट, सल्फेट, मोलिब्डेनेट, बोरेट, क्लोरीन और मैग्नीज। यहाँ देखो अधिक चालक NPK, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ नाइट्रोजन और यहाँ नाइट्रोजन। देखिए बेटा, तो नाइट्रोजन एक ऐसा पोषक तत्व है जो पौधों में भी अधिक चालक और मृदा में भी अधिक चालक होता है। एक बात क्लियर, यहाँ एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन, मृदा
वह पौधे में अधिक चालक होता है। बिल्कुल अच्छे से ध्यान से समझिए इसको। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो पौधे में अधिक चालक, ध्यान से देखिए, पौधे में अधिक चालक इसमें 5 में से कोई आएगा और मृदा में अचालक होता है। तो देखो अचालक में यहां देखेंगे तो यहां फास्फोरस और जिंक, ऐसा कौन सा पोषक तत्व, दोबारा समझिए क्वेश्चन को, जो पौधे में अधिक चालक है। इन पांचों में से आपको नजर देखना है, पांचों देखो, पौधे में अधिक चालक और मृदा में अचालक होता है। तो मृदा में देखो फास्फोरस और जिंक, तो यहां कॉमन देखो क्या आ रहा है, फास्फोरस यहां भी आ रहा है, फास्फोरस यहां भी आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि फास्फोरस एक ऐसा पोषक तत्व है जो पौधों में अधिक चालक है और मृदा में, जो पौधों में पौधे में अधिक चालक है और मृदा में आपका अचालक है। इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। फास्फोरस पौधों में अधिक चालक व मृदा में अचालक होता है। बेटा एक क्वेश्चन तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये हो गया आपका, और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ये हो गया आपका। अब देखो एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, इसमें देखो मृदा वाला क्लासिफिकेशन जो आपका ये है, इस क्लासिफिकेशन को आप ध्यान से पढ़िए बेटा, समझिए कि इनमें से ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो मृदा में अधिक चालक भी होता है और कम चालक भी होता है। देखिए ध्यान से, यहां नाइट्रोजन है, सल्फर है, मोलिब्डेनम, बोरॉन, क्लोरीन, मैग्नीज। तो बेटा यहां पे देखो नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म वाला है वो पौधे में अधिक चालक है, और जो अमोनियम फॉर्म वाला है वो कम चालक है। तो नाइट्रोजन मृदा में अधिक चालक भी होता है और कम चालक भी होता है। तो मैं यहां लिख देता हूं स्टार लगा के कि नाइट्रोजन मृदा व पौधे में अधिक चालक होता है। इस प्रकार से मैंने 3 राउंड में जो ये घेरे बनाए हैं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फास्फोरस पौधों में अधिक चालक व मृदा में अचालक होता है। देखिए पौधे में अधिक चालक और मृदा में अचालक होता है। दूसरा था नाइट्रोजन मृदा में व पौधे में अधिक चालक होता है। पौधे में देखो नाइट्रोजन अधिक चालक है और मृदा में भी देखो बेटा नाइट्रेट अधिक चालक है। बात क्लियर समझ में आ गई। और लास्ट है अपना, वो है कौन सा, नाइट्रोजन, कि मृदा व पौधे में अधिक चालक होता है। देखो अधिक नाइट्रेट अधिक चालक है और अमोनियम कम चालक है। तो इस प्रकार से आपको ये क्लासिफिकेशन याद करना है। अब देखिए इसके आगे चलते हैं हम। देखिए कल मैंने आपको कहा था एक पौधे की फोटो बनाई थी, यहां पर ये पुरानी पत्ती बनाई थी, ये नई पत्ती बनाई थी और ये शीर्ष भाग बनाया था। फिर हमने कहा था कि जो अधिक चालक है ये पौधे में चलकर कहां चले जाएंगे, शीर्ष भाग में। तो कमी कहां आएगी, पुरानी पत्ती में, येलो सब। तो ये जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी कमी कहां आई बेटा, पुरानी पत्ती में, पुरानी पत्तियों में। फिर देखो ध्यान से, ये जो अचालक थे इसकी बात हो गई, इसकी देखो अचालक थे, ये कैल्शियम और बोरॉन है, ये पौधे में चलते नहीं है, ये अचालक है, इमोबाइल है। तो ये कभी भी यहाँ शीर्ष में नहीं पहुंच पाएंगे, ये यहाँ तक आ जाएंगे लेकिन यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे। तो कैल्शियम और बोरॉन की कमी कहाँ आई बेटा, ये अचालक है इसलिए कमी कहाँ आई, शीर्ष भाग में। कहाँ पे आई, शीर्ष भाग में। फिर मैंने कहा था मध्यम चालक जिंक है, ये मध्यम चालक है, कभी बेटा यहाँ से यहाँ तक आ जाता तो कमी यहाँ हो जाती है, और कभी चलकर यहाँ आता तो कमी कहाँ होती है, यहाँ। तो इसकी कमी जिंक की नई व पुरानी दोनों पत्तियों में होगी, नई व पुरानी। और जो कम चालक थे फेरस मैग्नीज कॉपर, बेटा इसकी याद रखना कि इसकी कमी नई पत्ती भी होगी।
अब देखो अपने पास, अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि भाई कोई किसान अपने पास आया, शुरू में हमें ये क्लास में पता नहीं था कि सर हमारे पौधे में क्या दिक्कत होगी, तो हम उसको कहेंगे भाई पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व 17 होते हैं, इनमें से सबकी एक एक चम्मच डाल दीजिए, जिसकी कमी होगी उसको पौधा ले लेगा। लेकिन अभी इस क्लासिफिकेशन को पढ़ने के बाद में हमें यह समझ में आ रहा है कि यदि पौधे की पुरानी पत्ती में प्रॉब्लम है तो हमें इन 5 की कमी के कारण हो रहा है। पौधे की यदि नई पत्ती में कोई दिक्कत है तो बेटा इन 4 की कमी के कारण कुछ दिक्कत हो रही है। यदि शीर्ष भाग में दिक्कत है तो कैल्शियम और बोरोन की कमी के कारण हो रहा है। तो अभी हम डिसीजन ले सकते हैं, यदि किसी पौधे का शीर्ष भाग में प्रॉब्लम है तो आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि 17 की एक एक चम्मच डाल दो, नहीं। अब हम कह सकते हैं भाई इसमें आपकी किसकी कमी है, कैल्शियम और बोरोन की। तो अब सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं, क्योंकि अब हमें एक एक करके सभी न्यूट्रिएंट्स पढ़ने हैं, नाइट्रोजन फॉस्फोरस सब। तो सबसे पहले बेटा ये 5 न्यूट्रिएंट्स है, हम यहाँ नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटाश से स्टार्ट करेंगे। तो पहले ये देखो कि अधिक चालक जो ये 5 है, हमें ये तो पता चल गया इनकी कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों में आ रहे हैं, लेकिन उनके सबके लक्षण बेटा अलग अलग होंगे। नाइट्रोजन की कमी से कुछ अलग सिम्टम होंगे, अलग कलर होगा, फॉस्फोरस की कमी से अलग कलर होगा, मैग्नीशियम कमी से अलग लक्षण होंगे। तो वो अभी हम पढ़ते हैं। देखिए मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि जो पौधे में अधिक चालक है एनपीके, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम, ये चारों क्लासिफिकेशन जो था पौधों में चालक के आधार पर आपको याद करना है। आप जितना जल्दी याद करेंगे उतना ही आपका चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो देखो बेटा ये आपके 5 न्यूट्रिएंट्स है जो पौधे में अधिक चालक है। अब देखो इनकी जो कमी के लक्षण है वो पुरानी पत्तियों पे दिखाई दे रहे हैं। किस किस प्रकार से दिखाई देंगे, तो एक बार मैं इन सब को यहाँ मिटा देता हूँ और यहाँ से देखो आप, ये आपके 5 न्यूट्रिएंट्स है एन, पी, के, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम। ये आपको सब पता है, अभी समझ लिया कि इनकी कमी के लक्षण आपकी पुरानी पत्ती पर दिखाई देते हैं, तो सिम्टम कैसे होंगे। इन 5 की कमी के लक्षण को 2 भागों में बांटा गया है, मैं बांट देता हूं। इन 5 की कमी के लक्षण को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है डेड हर्ट। कुछ न्यूट्रिएंट, इन 5 में से कुछ की कमी के कारण पौधे में डेड हर्ट बनेंगे। कौन सी पत्ती पे, पुरानी पे, क्योंकि 5 ही कमी के लक्षण पुराने पे दिखाई देंगे। बार बार मैं जोर दे रहा हूं, क्वेश्चन ये आता है नाइट्रोजन की कमी कौन सी पत्तियों पर दिखाई देती है, पुरानी, नहीं, मध्यम, दोनों, है ना। तो आपको ध्यान रखना पुरानी। तो इन 5 में से कुछ न्यूट्रिएंट्स की वजह से डेड हर्ट होता है। डेड हर्ट क्या होता है अभी समझाएंगे आपको। और कुछ की वजह से डेड हर्ट नहीं होता है। ओके, ये आपको समझ में आ गया। डेड हर्ट क्या होता है, सबसे पहले आप वो समझ लीजिए। वो बेटा है कि जैसे ये आपकी पत्ती है, लीव्स है, तो लीव्स के जो किनारे हैं आपने देखे होंगे पत्ती के ऊपर ऐसे झुलसे हुए, जैसे पत्ती के किनारे जल गए हो, भूरे हो जाते हैं, उनको मतलब डेड हर्ट, उसका दिल मर जाना। तो जगह जगह भूरे स्पॉट हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं डेड हर्ट। अब आगे देखिए, तो डेड हर्ट इन 5 में से बेटा मोलिब्डेनम और आपका पोटेशियम, इन दोनों की कमी के कारण डेड हर्ट होगा। पत्ती के किनारे झुलस जाएंगे और नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस, इनकी कमी से आपके डेड हर्ट नहीं होंगी। बात क्लियर समझ में आ गई? गुड। अब ध्यान से देखो, हमें ये तो पता चल गया कि पोटेशियम और मोलिब्डेनम की कमी से पत्तियों के किनारे झुलसेंगे, लेकिन इन तीनों की कमी से डेड हर्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब और कुछ होगा। तो ध्यान से समझिए, इनकी कमी के लक्षण को फिर 2 भागों में बांटा गया है कि पत्ती पूरी पीली पड़ जाना। कौन सी पत्ती?
पुरानी, बार बार पुरानी पे आएंगे, इन पांचों की बात करेंगे तब। तो यदि पुरानी पत्तियां पूरी पीली पड़ जाए, कंप्लीट येलो, क्या बेटा, कंप्लीट, पुरानी पत्ती यदि पूरी पीली पड़ जाए तो बेटा वो होगा नाइट्रोजन की कमी से। किससे होगा? नाइट्रोजन की कमी से। ध्यान से समझिए, यदि आपकी पुरानी पत्ती पीली तो पड़ रही है, लेकिन कैसे पड़ रही है, इसमें तो नाइट्रोजन की कमी से तो पूरी पत्ती, मतलब जैसे इस प्रकार से ये आपकी पत्ती है, इसमें आपने देखा होगा बीज के अंदर से सिराएं भी होती है, तो नाइट्रोजन की कमी से पूरी पत्ती पीली पड़ जाएगी। कौन सी? पुरानी। अब बात करते हैं मैग्नीशियम, किसकी? इसको इस प्रकार से बांटो आप। अभी हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की कमी से। नाइट्रोजन की कमी से पुरानी पत्ती पूरी पीली पड़ेगी, और मैग्नीशियम की कमी से क्या होगा? मैग्नीशियम की कमी से पुरानी पत्ती में अंतः सीरा हरिमहीनता, अंतः सीरा हरिमहीनता होती है। इंटरवेनियल क्लोरोसिस, इसको दूसरा नाम क्या कहते हैं? जो अंतः सीरा हरिमहीनता है, इसका इंग्लिश में नाम क्या है बेटा? इसका इंग्लिश में नाम है इंटरवेनियल क्लोरोसिस, इंटरवेनियल क्लोरोसिस। यहां ध्यान से समझने वाली बात यही है, देखो किस प्रकार से लक्षण होंगे। इस प्रकार से जैसे आपकी पत्ती होगी, पत्ती में इस प्रकार से सिराएं होगी, तो बेटा इसमें होगा क्या कि सिराएं तो हरी रहेगी, जो आपकी सिराएं है ना, ये तो बिल्कुल ग्रीन दिखाई देगी, लेकिन इन सिराओं के मध्य का जो ये भाग है, ये बेटा आपका क्या पड़ जाएगा? पीला पड़ जाएगा। तो इसलिए इसको कहते हैं अंतः सीरा हरिमहीनता। जो सिराएं हैं वो हरी होगी, लेकिन मध्य का भाग क्या हो जाएगा? पीला पड़ जाएगा। और अब बचा अपने पास फॉस्फोरस। तो बेटा फॉस्फोरस की कमी से कौन सी पत्तियां? बार बार मैं बात कर रहा हूं पुरानी पत्तियों की। फॉस्फोरस की कमी से पुरानी पत्तियों में, पुरानी पत्तियां में बैंगनी कलर की, बैंगनी रंग की धारियां बन जाती है। क्या बन जाती है? तो बेटा देखो ये बहुत अच्छा है, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, दोबारा समझ लीजिए। जो 5 न्यूट्रिएंट है NPK, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, ये पौधे में अधिक चालक होते हैं, इसलिए इनकी कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों में दिखाई देंगे। इनके लक्षण को 2 भागों में बांटा गया है। डेड हर्ट होता है कुछ की वजह से, और कुछ की वजह से डेड हर्ट नहीं होता है। जो डेड हर्ट होता है वो मोलिब्डेनम और पोटास की वजह से होता है, और डेड हर्ट नहीं होता है वो नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस की कमी से होता है। तो डेड हर्ट नहीं होगा तो कुछ और होगा। तो बेटा इसको फिर 2 भागों में बांटा गया कि नाइट्रोजन और मैग्नीशियम कमी के लक्षण को 2 भागों में बांटा है। नाइट्रोजन की कमी से पुरानी पत्तियां पूरी पीली पड़ेगी, कंप्लीट येलो, और मैग्नीशियम की कमी के कारण पुरानी पत्तियां में अंतः सिरा हरिमहीनता होगा, इंटरवेनियल क्लोरोसिस। बात समझ में आ गई? और फॉस्फोरस की कमी से आपकी बेटा पुरानी पत्तियों में बैंगनी रंग की धारियां बनेगी। ये अपने पास जो ये 5 न्यूट्रिएंट्स थे, अधिक चालक थे, इनकी कमी के लक्षण हमने पढ़ लिए। अब देखो कोई किसान आएगा आपके पास, तो वो पौधा उखाड़ के लेके आ गया, तो यदि उसकी पुरानी पत्तियों में धब्बे हैं तो आप कह सकते हो मोलिब्डेनम और पोटास की कमी के लक्षण हैं। यदि उसकी पुरानी पत्तियां पूरी पीली है तो आप कह सकते हो कि ये नाइट्रोजन की कमी से है। यदि पुरानी पत्तियों में सिराएं हरी है और पत्तियां पीली है तो आप कह सकते हो मैग्नीशियम की कमी है। और यदि पुरानी पत्तियों में बैंगनी रंग के धब्बे हैं, धारियां है, तो आप कह सकते हो फॉस्फोरस की कमी है। तो इस प्रकार से अब आपको बिल्कुल 5 में से आप अलग अलग डिसीजन दे सकते हो। चलो आगे चलते हैं बेटा। चलिए अब
आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे पोषक तत्वों में सबसे पहले नाइट्रोजन। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है और कह सकते तो किंग है ये। किंग का मतलब कि सबसे अधिक मात्रा में डाला जाता है ना। तो देखिए बेटा, सबसे पहले बात करें, जब हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि नाइट्रोजन को पौधा किस रूप में ग्रहण करता है, तो बेटा ध्यान से समझो, सभी पोषक तत्वों में, सभी आवश्यक पोषक तत्वों में नाइट्रोजन एकमात्र ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसको प्लांट दो फॉर्म के अंदर ग्रहण करता है। सभी 14 पोषक तत्वों में सिर्फ एंड सिर्फ नाइट्रोजन ऐसा है जिसको पौधा प्लस के रूप में भी ग्रहण करेगा, जिसको पौधा माइनस के रूप में भी ग्रहण करेगा। आगे बात करते हैं कि बेटा कि क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि नाइट्रोजन को पौधा किस रूप में ग्रहण करता है, तो आपका आंसर जाएगा दोनों। इस बात को, मेरे जो दो क्वेश्चन है ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन आ जाए कि पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में लेगा, तो इन दोनों फॉर्म में लेगा। दूसरा क्वेश्चन आ जाए कि मुख्यतः पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो बेटा यहां बिल्कुल दिमाग में जोर नहीं डालना है और इसका सबसे अच्छा राइट आंसर जाएगा बेटा सीधा आपका नाइट्रेट। कौन सा? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी बच्चों को ये चीज पढ़ा दी जाती है लेकिन ये चीज नहीं पढ़ाई जाती है, जिससे बच्चा गलत करके आता है। उसमें भी दोनों आंसर करके आता है, क्योंकि यहां मुख्यतः को इंग्लिश में कहते हैं मोस्टली। और मोस्टली का मतलब होता है कि मान लो कोई 100% है तो उसमें जो 95% एक ऐसा है, एक 95 ले रहा है, जैसे मान लो नाइट्रेट पौधा 95% ले रहा है और अमोनियम को 5%। तो मोस्टली मतलब अधिकता से कौन सा लेगा, तो बेटा नाइट्रेट लेगा। बात क्लियर? फिर आगे बात करते हैं कि कुछ फसलें ऐसी होती है जो बेटा आपकी अमोनियम फर्टिलाइजर को, अमोनियम रूप को सबसे अच्छा पसंद करती है। जैसे मैं बता दूं आपको, चावल है, आपका आलू है, गन्ना है, चाय है। ये मैंने आपके सामने 4 फसलों के नाम लिखे हैं बेटा, ध्यान से समझिएगा। ये जो 4 फसलें हैं ये नाइट्रोजन को अमोनियम फॉर्म में ग्रहण करती है, अमोनियम रूप में ग्रहण करती है, इसलिए इसको एमिनोफिलिक पादप कहते हैं। इनको कौन सा पादप कहते हैं? क्वेश्चन आता है चावल कौन सा पौधा है? एमिनोफिलिक। कौन सा पौधा है? क्योंकि ये अमोनियम रूप में नाइट्रोजन को लव करता है, प्यार करता है, इसलिए बेटा चावल को एमिनोफिलिक पादप कहते हैं। कौन सा? एमिनोफिलिक। एमिनोफिलिक। फिलिक का मतलब होता है जिसके लगाव होता है, प्यार करता है। तो आपका चावल कौन सा पौधा हो गया? एमिनोफिलिक। कौन सा पौधा हो गया? एमिनोफिलिक। तो इस प्रकार से ये मैं जो आपको इंफॉर्मेशन दी है, ये दी कि पौधा नाइट्रोजन को किस किस रूप में ग्रहण करता है। तो बताओ, पौधे नाइट्रोजन, सीधा क्वेश्चन आ गया कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो आपको क्या आंसर जाएगा बेटा? दोनों। मुख्यतः पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो आंसर क्या जाएगा? नाइट्रेट। चावल किस रूप में ग्रहण करता है? अमोनियम में, इसलिए इसको कौन सा पादप कहते हैं? एमिनोफिलिक पादप। बात क्लियर? आगे चलते हैं। बेटा आगे हम बात करेंगे कि इस नाइट्रोजन का हमारी मृदा में मुख्य स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, किससे नाइट्रोजन मिलता है पौधे को। तो बेटा ध्यान से समझो, यदि स्रोत की बात करें तो बेटा नाइट्रोजन का स्रोत की बात करें मृदा में, तो बेटा वो है कार्बनिक पदार्थ।
कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ के अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है और यदि हम मृदा में जितना कार्बनिक पदार्थ डालेंगे उतना ही मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा भी बढ़ेगी। तो मृदा में नाइट्रोजन का स्रोत क्या है बेटा? वो है बेटा आपका कार्बनिक पदार्थ, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, इसके कार्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? कार्य, कि नाइट्रोजन का पौधे में क्या क्या कार्य करता है, किस किस कार्य में योगदान देता है। तो बेटा जो मैं कार्य बताऊंगा इसको आप स्पेशली याद रखना। मेरी क्लास के अलावा आपको बाहर से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपकी कोई सी भी एग्जाम हो, एओ हो, डब्ल्यूओ हो, सुपरवाइजर हो, जेट हो, प्री पीजी हो, कुछ भी एग्जाम हो, आप इस चैप्टर को, इसी चैनल को पढ़कर, ये पूरे मेरे वीडियोस देख के आप आराम से फाइट कर सकते हैं। मैं आपको उसी प्रकार दिल से पढ़ा रहा हूँ जिस प्रकार से मैं क्लास में पढ़ाता हूँ। तो देखिए बेटा, कार्य के अंदर बात करेंगे। सबसे जो प्रमुख कार्य नाइट्रोजन का है वो बेटा है वानस्पतिक वृद्धि। बेटा सभी जो अपने 14 न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे उनमें सबका एक प्रमुख कार्य होगा। उनके कार्य बहुत होंगे लेकिन सबके एक एक प्रमुख कार्य होंगे जो बहुत उनके इंपॉर्टेंट कार्य हैं। बेटा नाइट्रोजन का जो प्रमुख कार्य है वो है वानस्पतिक वृद्धि में सहायक। आपने देखा होगा कि जब हम बारिश होती है तो हमारे घर में, परिवार में पापा सब उनमें खेत में यूरिया डालते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन होता है और जैसे ही नाइट्रोजन हम यूरिया डालते हैं तो पौधे की क्या होती है बेटा? वृद्धि होती है। कौन सी वृद्धि होती है? वानस्पतिक वृद्धि होती है। इसलिए आप याद रखिए वानस्पतिक वृद्धि में सहायक। अब देखो, एक कार्य हो गया, दूसरा कार्य जो इस वानस्पतिक वृद्धि से जुड़ा हुआ है। देखो बेटा, मैं दो चीजें बताऊंगा आपको। एक नाइट्रोजन यहां लिख रहा हूं, जो मैं पोटास पढ़ाऊंगा तो मैंने एक चीज वहां भी लिखाऊंगा। दोनों में एक कंपैरिजन कर रहा हूं, आप समझिएगा कि सभी फसलों में यदि मैं गुणवत्ता की बात करूंगा कि पौधे में गुणवत्ता कौन बढ़ाता है, अपन कहते हैं ना, अब भाई तेरे में कितना पोटास है। पोटास मतलब दम। तो पोटास बेटा पौधे का दम बढ़ाता है, गुणवत्ता बढ़ाता है, क्वालिटी बढ़ाता है। तो ये इस पोटास, अपन बोलते हैं ना तेरे में कितना पोटास है, तो उस पोटास से याद रखिएगा आप कि पोटास ऐसा पोषक तत्व है जो पौधे में गुणवत्ता बढ़ाने में काम करता है। ठीक है, तो सभी की, किसी की भी यदि गुणवत्ता की बात करें तो वो आएगा उसमें आंसर पोटास। लेकिन यदि मैं बात करूं चारे वाली फसलें, कौन सी बेटा? चारे वाली फसलों की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक। अब देखो आप, मैं आपके पास एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि एक खेत ऐसा है जिसमें आपने नाइट्रोजन की कमी है। पौधा बिल्कुल ऐसे धीरे धीरे बढ़ रहा है, हार्ड हो गया, पत्तियां पुरानी हो गई। और एक खेत ऐसा है जिसमें आपने नाइट्रोजन अच्छे से डाला है तो उसमें जल्दी जल्दी नई नई फुटान होगी। तो एक तो नई फुटान है, एक उसमें पुरानी फुटान है जो बिल्कुल रुकी हुई वृद्धि है। तो आप मुझे बताइए, हमारे जो पशु है वो अच्छे से कौन से पौधे को खाएंगे जिसमें अच्छे नाइट्रोजन है, जिसकी बढ़वार अच्छी हुई है, क्योंकि नाइट्रोजन कौन सी वृद्धि कर रहा है? वानस्पतिक। तो सीधी सी बात है, जिसमें नाइट्रोजन अच्छा होगा उसमें वानस्पतिक वृद्धि क्या होगी? नई नई अच्छी होगी। तो बताओ पशु कौन सी फसल को अच्छा खाएगा? जिसमें नाइट्रोजन अच्छी है उसको, या जिसमें कमी है, जिसकी पत्तियां पुरानी है, हार्ड, उसको? जिसमें नाइट्रोजन अच्छी है, उसकी बढ़वार अच्छी है, सॉफ्ट पत्तियां है, इसलिए पशु उसको ज़्यादा खाएगा। तो चारे वाले फसलों की गुणवत्ता किसने बढ़ाई? बेटा नाइट्रोजन ने बढ़ाई। ये यहाँ पे एक छोटी सी बात याद रख लेना, यदि चारे वाली फसलों की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक पूछा जाए तो आपको नाइट्रोजन करना है। और सीधा ये पूछा जाए कि फसलों की गुणवत्ता कौन बढ़ाता है तो आपको सीधा कौन करना है बेटा? कि मैं देखो लिख रहा हूं यहाँ, फसलों की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स प्रोड्यूस, ये कौन बढ़ाता है बेटा? पोटास बढ़ाता है। ये हम पोटेशियम के अंदर फिर पढ़ेंगे, आप याद रखिएगा।
तो नाइट्रोजन की दो कार्य हो गए, वानस्पतिक वृद्धि में सहायक, चारे वाली फसलों की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक। बात क्लियर। तीसरा देखो बेटा, अमीनो अम्ल व प्रोटीन के निर्माण में सहायक। बड़ा ध्यान से समझिए, जब हम 12वीं क्लास में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो आप सबने पढ़ा होगा कि जो अमीनो अम्ल है बेटा, इसका एक फॉर्मूला होता है RNS2। ये आपने पढ़ा होगा कि जितने भी अमीनो अम्ल है उसकी यूनिट क्या होगी, RNS2। ये अमीनो अम्ल की यूनिट है। और कई सारे अमीनो अम्ल से मिलकर क्या किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। अब आप देखो कि अमीनो अम्ल की ये यूनिट है, इसमें नाइट्रोजन है कि नहीं है, तो अमीनो अम्ल का निर्माण कौन कर रहा है, नाइट्रोजन। और कई सारे अमीनो अम्ल मिलकर किसका निर्माण करेंगे, प्रोटीन का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, प्रोटीन का। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन अमीनो अम्ल के निर्माण में सहायक है। नाइट्रोजन किसके निर्माण में सहायक है, अमीनो अम्ल के। और अमीनो अम्ल किसके निर्माण में सहायक है, प्रोटीन के। तो हम कह सकते हैं कि हम नाइट्रोजन पढ़ रहे हैं, नाइट्रोजन अमीनो अम्ल व प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। चौथा कार्य देखिए, आप प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे, उसमें क्लोरोफिल जो पर्णहरित होता है, लवक क्लोरोफिल ए और बी, बेटा उसके अंदर एक उसका फॉर्मूला देखना, एक रिंग पाई जाती है जिसका नाम है पोरफायरिन रिंग। कौन सी, पोरफायरिन वलय। इसका मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं आपको, इस प्रकार से होता है बेटा। ये बेटा पोरफायरिन रिंग है जो पर्णहरित के अंदर पाई जाती है। अब आप देखो, इस पोरफायरिन वलय के सबसे मध्य का भाग कौन है, मैग्नीशियम। पूछा जाएगा आपके पास कि पोरफायरिन का कोर एलिमेंट, सेंटर का एलिमेंट कौन है, वो बेटा मध्य का एलिमेंट है मैग्नीशियम। और इसके सहायक कौन से है बेटा, वो है नाइट्रोजन। इसका मतलब नाइट्रोजन और मैग्नीशियम किसके निर्माण में सहायक होते हैं, पर्णहरित के निर्माण में सहायक होता है। तो पोरफायरिन वलय के निर्माण में भी आपका नाइट्रोजन सहायक होता है। तो इस प्रकार से ये हमने पढ़े कि नाइट्रोजन के कार्य क्या क्या है। बात समझ में आ गई। इसके बाद में देखो बेटा, हम पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन की कमी के लक्षण। बेटा नाइट्रोजन की कमी के लक्षण देखना आप, कि मैं सबसे पहले बता दूं, अभी हमने जो शुरू में मैंने क्लास स्टार्ट की जिसमें बताया था कि जो NPK मैग्नीशियम मोलिब्डेनम, उसमें दो प्रकार के कमी के लक्षण थे, डेड हर्ट और डेड हर्ट नहीं बनते थे। जो डेड हर्ट नहीं बनते थे उसमें मैंने कहा था कि नाइट्रोजन की कमी से पुरानी पत्तियां पूरी पीली पड़ जाएगी, और मैग्नीशियम की कमी के कारण पुरानी पत्तियों में अंतः सिरा हरिमीनता होगी। मैंने आपको समझाया था। तो बेटा सबसे पहले इसकी कमी के लक्षण देखना। नाइट्रोजन की कमी के लक्षण, पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। फिर मैंने कहा था कि पुरानी पत्तियां नाइट्रोजन की कमी होने पर पुरानी पत्तियां पूरी पीली पड़ जाती है, पूरी पीली पड़ जाती है। ये बेटा इसकी कमी के लक्षण हो गया। लेकिन बेटा एक कमी का लक्षण अनाज वाली फसलों में और भी होता है। मैं स्पेशली स्टार लगा रहा हूं कि अनाज वाली फसलें, कौन सी फसलें, अनाज वाली, जो अनाज वाली फसलें हैं बेटा, इनमें नाइट्रोजन की कमी का लक्षण, नाइट्रोजन की कमी का लक्षण किस प्रकार से दिखाया जाता है। कमी का लक्षण देखो किस प्रकार से दिखाया जाता है।
आप सब जानते हैं जितनी भी अनाज वाली फसलें हैं, गेहूं है, जौ है, बाजरा, मक्का, जवार, चावल, इनकी पत्तियां देखना लंबी होती है, इस प्रकार से होती है। देखो बेटा इस प्रकार से, बिल्कुल पता है आपको। तो बेटा अनाज वाली फसलों में यदि नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो जो पुरानी पत्तियां, देखो नाम याद रखना, NPK, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम, ये पौधे में अधिक चालक है। इनकी कमी के लक्षण कहाँ होंगे बेटा? पुरानी पत्ती में। कहाँ पे? इनकी कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों पर आएंगे। मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन। तो बेटा देखो अनाज वाली फसलों में जो पुरानी पत्तियां हैं उसमें पीलापन किस प्रकार से होगा? उसमें पीलापन होगा बेटा, जो लास्ट का सिरा है ये इस प्रकार से पीला होता आएगा। देखो इस प्रकार से, इधर से यहां ऐसे होता आएगा। तो देखो ये क्या बन गया, देखो ये आपका इस प्रकार से चिन्ह बन गया, इस प्रकार से। तो ये वी आकार, कौन सा आकार? तो बेटा जो अनाज वाली फसलें हैं उनमें पुरानी पत्तियों पर अनाज वाली फसलों में पुरानी पत्तियों में वी आकार का, कौन सा आकार का? वी आकार का पीलापन होता है। तो इस प्रकार से ये आपके बेटा कमी के लक्षण हो गए। ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद करना है। आप इसको अच्छे से दोबारा देख सकते हैं वीडियो को। आगे देखिए बेटा कि नाइट्रोजन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, नाइट्रोजन की अधिकता से कौन कौन से रोग होते हैं। मान लो पौधे में नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो कौन से रोग होंगे, और यदि नाइट्रोजन की अधिकता हो जाए तो कौन से रोग होंगे। तो देखो नाइट्रोजन की कमी हो जाती है पौधे में तो बेटा ध्यान से समझ लो, दो प्रकार के रोग होते हैं। दो प्रकार के रोग मैं नाम लिख रहा हूं कि अनाज वाली फसलों में, अनाज वाली फसलों में स्टारवेशन, कौन सा? स्टारवेशन रोग, मैं नाम अभी समझाऊंगा। और फूल गोभी में दूसरा है, फूल गोभी में बटनिंग, कौन सा बेटा? देखिए सबसे पहला देखो अनाज वाली फसलों में स्टारवेशन। स्टारवेशन जो शब्द है बेटा, इसका नाम, इसका हिंदी में मतलब होता है भूखमरी। कहाँ क्या होती है? भूखमरी। देखो ध्यान से, मान लो पौधे में नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो नाइट्रोजन का सबसे प्रमुख कार्य क्या बताया था? वानस्पतिक वृद्धि। पौधे में नाइट्रोजन की कमी होगी, वानस्पतिक वृद्धि बिल्कुल भी नहीं होगी, पौधा बिल्कुल छोटा रह जाएगा। और जब पौधा छोटा रह जाएगा तो अब आप बताओ क्या उसमें दानों का निर्माण होगा? नहीं होगा। दानों का निर्माण नहीं होगा तो देश में क्या आएगी? भुखमरी आएगी। क्या आएगी? भुखमरी आएगी। इसलिए हम कह सकते हैं अनाज वाली फसलों में स्टारवेशन, भुखमरी। अब अनाज वाली में क्यों? क्योंकि बेटा जितने भी फसलें हैं उनमें नाइट्रोजन की आवश्यकता सबसे अधिक अनाज वाली में होती है। आपने पढ़ा होगा कि जो NPK का रेशियो है, NPK का रेशियो है, देखो मैं लिखता हूँ शॉर्ट में, अनाज वाली में होता है 4:2:1, दलहन में होता है बेटा 1:2:1, तिलहन में होता है 3:2:1। अब यहाँ पे आप देखो बेटा ध्यान से कि सबसे अधिक नाइट्रोजन किसको जरूरत पड़ी? अनाज वाली फसलों को। यदि इसलिए अनाज वाली फसलों में यदि नाइट्रोजन की कमी हो गई तो बेटा यहाँ भुखमरी होगी, क्योंकि पौधे का विकास नहीं होगा, बढ़वार नहीं होगी, दानों का निर्माण नहीं होगा और भुखमरी आएगी। इसलिए ये रोग हो गया अनाज वाली फसलों का, भुखमरी। फूल गोभी में बटनिंग। देखो बटनिंग का मतलब क्या होता है, यदि आप ध्यान से समझिएगा, यदि आपकी फूल गोभी इस प्रकार, देखो फूल गोभी इस प्रकार से होनी चाहिए, लेकिन जब नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी तो देखो फूल गोभी इस प्रकार से हो जाएगी। आपकी फूल गोभी इस प्रकार से छोटे छोटे बटन निकल जाएंगे इसे। तो ये जो बटनिंग है, ये जो ऊपर नीचे हो रही है, ये आपकी बेटा नाइट्रोजन की कमी से होते हैं और उसको कहते हैं बटनिंग। याद रखिएगा, दोनों बीमारी, दोनों डिजीज, दोनों डिसऑर्डर याद रखना।
फिर है बेटा नाइट्रोजन की अधिकता से होने वाले रोग। ध्यान से देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लिखता हूं, फूल गोभी में होलो स्टेम। बेटा इस लाइन को इतना अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछी गई। मैं इसको 2-3 बार राउंड इसलिए दे रहा हूं, देख ध्यान से समझिएगा। होलो स्टेम, होलो मतलब होता है आभासी, खोखला। क्या होता है? जैसे मान लो ये आपकी फूल गोभी है, ये इसकी पत्तियां है साइड में, और ये इसका तना है। तो बेटा फूल गोभी में क्या होता है, यदि नाइट्रोजन की अधिकता हो जाती है तो इसका जो तना है ना, इसका बड़ा खोखला हो जाता है, केविटी बन जाती है। क्या बन जाती है? अंदर केविटी। तो ये बिल्कुल खोखला हो जाता है। और ये होता है बेटा नाइट्रोजन। अब हम किसकी अधिकता से पढ़ रहे हैं? ध्यान, ये अधिकता और कमी याद रखना। आप जो पहले स्टार्वेशन और फूल गोभी बटनिंग था वो नाइट्रोजन की कमी से है, और यह है नाइट्रोजन की अधिकता से जो फूल गोभी में होलो स्टेम होता है। और बेटा इसमें तना क्या हो जाता है? खोखला। तना क्या हो जाता है? खोखला हो जाता है। अब देखो आगे, ये बीमारी 2 कारणों से होती है। नाइट्रोजन की तो अधिकता से हो रही है, नाइट्रोजन की तो अधिकता से हो रही है। और जब हम बोरोन पढ़ेंगे उसमें बेटा हम पढ़ेंगे कि बोरोन की कमी से फूल गोभी में होलो स्टेम होता है। अब देखो, ये होलो स्टेम नाइट्रोजन की तो अधिकता से, नाइट्रोजन की तो, और बोरोन की, तो ये दोनों चीज आप याद रखिएगा कि आपके ऑप्शन में ये हो सकता है कि होलो स्टेम होता है, उसमें ये ऑप्शन हो ही नहीं हो कि नाइट्रोजन की अधिकता, उसमें दे दे बोरोन की कमी, कैल्शियम की कमी, मैग्नीशियम की कमी, फेरस की कमी। तो आपको वहां ऑप्शन में क्या करना बेटा? बोरोन की कमी। तो इस प्रकार से ये फूल गोभी में बेटा होलो स्टेम। एक होता है आलू का होलो हार्ट। क्या होता है बेटा? आलू में होलो हार्ट। आलू में होलो हार्ट। बेटा आलू के अंदर भी बीच में छोटी छोटी खोखली कैविटी बन जाती है, वो होता है आलू का होलो हार्ट। तो इस प्रकार से आज हमने नाइट्रोजन को कंप्लीट किया। कल की क्लास में हम फिर फॉस्फोरस, कल की क्लास में हम मिनरलाइजेशन पढ़ेंगे पहले, और बाद में फॉस्फोरस पढ़ेंगे। धन्यवाद।